नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर आज कानूनी विशेषज्ञों के साथ जेपीसी की बैठक। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर रखेंगे कानूनी पहलुओं पर अपने सुझाव। सीबीआई को बड़ी सफलता, यूएई से भारत लाया गया नारकोटिक्स मामलों का आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा। मुंबई पुलिस को थी मुस्तफा की तलाश। सावन के पहले दिन शिवालयों में बम भोले की गूंज। गंगाजल लेकर देश भर से निकले कांवड़ यात्री। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत तमाम राज्यों में कांवड़ियों के लिए व्यापक इंतजाम। ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाली चीजों पर लगाया 35% टैरिफ। अन्य देशों पर भी 15% से 20% शुल्क लगाने की योजना। अंतरिक्ष से भारत के शुभांशु शुक्ला की 14 जुलाई को वापसी संभव। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर शुभांशु के साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। एक देश एक चुनाव कराने की योजना पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की अगली अहम बैठक हो रही है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेएस खेहर समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और उनके सुझाव लिए जाएंगे। पिछले साल सरकार की ओर से संसद में एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 महत्वपूर्ण और बहुचर्चित 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किया गया था। आज की बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख विशेषज्ञों में पूर्व राज्यसभा सांसद और संसद की विधि और न्याय से जुड़ी स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर EM सुदर्शन नचियप्पन शामिल हैं। उनके अलावा डॉक्टर वीरप्पा मोइली, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष और संसद की वित्त समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वे भी समिति से संवाद करेंगे और अपने सुझाव देंगे। अभी हम सारों से इनपुट ले रहे हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग भी इनपुट मांग रहे हैं। वो भी वही इनपुट मांग रहे हैं जो हम भी मांग रहे हैं। तो हमारी क्वेरीज जो हैं ऑलमोस्ट सेम होती है। हम चाहते हैं कि जो भी विरोध, अगर कोई विरोध की बात आती है तो हम वो भी पूछते हैं, जिससे कि हम पता लगे कि उसमें उसको हम कंसिडर कर सकें, एडजुडिकेट कर सकें। जब हम सारे साथ बैठे तो हम दोनों तरह के व्यू पॉइंट ले रहे हैं और लेने के बाद में कमेटी जो है सब लोग हम डेलिब्रेट करेंगे उसके बाद में। तो अभी अपोजिशन वगैरह की बात, कोई ऐसा सवाल ही नहीं उठा। अभी तो कोई स्टेज ही नहीं आई कि जो कि जब कमेटी की रिपोर्ट तैयार होगी, अडॉप्ट होगी, तब बात आएगी कि भाई कि क्या रुझान किसका क्या है। और यहाँ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, आज वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है पार्लियामेंट हाउस में और पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसमें भाग ले रहे हैं। किन मुख्य मुद्दे ऐसे रह सकते हैं जिन पर सहमति बन सकती है और उनके सुझाव लिए जा सकते हैं? कि जेपीसी का गठन किया गया था कि इस मुद्दे पर, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर गहन चर्चा की जा सके और विभिन्न पक्षों से राय जानी जा सके। हम जानते हैं कि बहुत कानूनी स्तर पर जो कुछ इससे जुड़े पहलू हैं उस पर भी विचार विमर्श की जरूरत है और इसीलिए ये जो जेपीसी है पीपी चौधरी की अध्यक्षता में, उसमें हमने देखा है कि ये फैसला किया कि देश भर में अलग अलग जगहों पर जाकर राय लेने का फैसला किया, व्यापक तौर पर एक सहमति बनाने और फिर क्या कुछ लोगों की राय है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम जानते हैं कि एक कमेटी बनी थी और उस पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, और उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। फिर ये विधेयक संसद में लाया गया और उसके बाद जेपीसी को भेजा गया। तो ये जेपीसी चाहती है कि इस पर व्यापक विचार विमर्श हो, इसीलिए 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बुलाया गया है। वो अपने सुझाव रखेंगे चर्चा के दौरान। और जेपीसी के अध्यक्ष ने बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही है कि सभी जो प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, जो कानूनविद, जो उनको आमंत्रित किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर जेपीसी की बैठक होगी। हमने देखा है कि 5 राज्यों में जो हम अब तक देखे हैं कि जेपीसी की बैठक हुई एक देश चुनाव को लेकर,
और इस कमेटी में भी देखें तो सत्ता और विपक्ष के तमाम सांसद शामिल हैं। तो व्यापक चर्चा सरकार चाहती है इस विधेयक पर आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए जेपीसी का गठन किया। हम जानते हैं कि फायदे पहले से ही देखें तो बहुत स्पष्ट है कि इससे समय की बचत होगी, गवर्नेंस बेहतर होगा, सरकारी अधिकारियों की बार बार कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन जो कुछ अन्य मसले हैं, क्या कुछ किए जाने की जरूरत है एक देश से चुनाव को लेकर, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो और बाद में कुछ दिनों के भीतर नगर पालिकाओं के चुनाव भी हो, उसको लेकर क्या कुछ बदलाव किए जाने की जरूरत है, क्या कानूनी पहलू होंगे, उन सब पर भी व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ साथ क्या इस मुख्य मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़ जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव कराना संवैधानिक है, लेकिन वो निर्वाचन आयोग की जो पावर्स है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस पर कई सवाल उठा चुके हैं। तो क्या उसकी संवैधानिकता जो एक देश एक चुनाव से जुड़ी है, क्या उस मुख्य मुद्दे पर भी आज चर्चा हो सकती है? देखिए, कमेटी ने आमंत्रित किया है 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश को और उनसे एक व्यापक गहन विचार विमर्श होना है। क्या कुछ पहलू हैं, इसीलिए जेपीसी का गठन किया गया है कि क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं, कैसे इस पर आगे बढ़ा जा सकता है, क्या कुछ कानूनी रूप पर बदलाव की जरूरत होगी। इन सब पहलुओं के मद्देनजर इस जेपीसी का गठन किया गया है और इसीलिए इसमें तमाम जो कानूनविद हैं, जो इस बारे में विशेषज्ञता रखते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, जैसा कि जेपीसी के अध्यक्ष ने बताया कि अभी अलग अलग लोगों से राय ली जा रही है, क्योंकि ये सभी मानते हैं कि एक देश एक चुनाव से देश को फायदा होगा, इससे जीडीपी बढ़ेगी, इससे गवर्नेंस बेहतर होगा, समय बार बार चुनाव से बचा जा सकेगा, जिससे विकास तेज होगा। लेकिन किस तरह से इस पर आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ने पर फिर क्या कुछ बदलाव की जरूरत होगी, क्या चुनौतियां आएंगी, क्या पहलू होंगे, उन पर विचार विमर्श के लिए ये जेपीसी की बैठक बुलाई गई। तो निश्चित तौर पर जब वो अपनी बात रखेंगे तो देखना होगा कि क्या वो प्रमुख मुद्दे रखते हैं। जस्टिस जे.एस. खेर वो अपनी बात रख रहे हैं, इसके बाद जो दूसरे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि जेपीसी ने इसलिए व्यापक तौर पर विचार विमर्श का फैसला किया। अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, दिल्ली में भी बैठक हुई है, राज्य बैठक अभी हो रही है। बिल्कुल, बैठकों का सिलसिला इस समय जारी है। एक देश एक चुनाव के सिलसिले में जेपीसी की आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को बुलाया हुआ है, इसके अलावा अन्य सदस्यों को भी बुलाया गया। व्यापक चर्चा हो रही है, अन्य अनेक पहलुओं पर चर्चा हो रही है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। अब 9 अगस्त यानी 1 महीने तक हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज कुछ और तेज सुनाई देगी। ये महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों की। गौरी शंकर मंदिर दिल्ली का, वहीं हरिद्वार में, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ, वाराणसी क्षीरेश्वरनाथ महादेव, हर मंदिर में इस समय आज पूजा अर्चना चल रही है, क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। कांवड़ यात्रा की आज शुरुआत हो गई है। ऐसे में हर हर महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत हर शिवालय में शिव भक्त शिव की आराधना में इस समय लीन हैं। सावन की शुरुआत और काशी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज सुबह से बाबा विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह मंगला आरती की गई है। यहां दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। कैसी है व्यवस्था, इस पर हमारे संवाददाता ने वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। बात करने के लिए वाराणसी के मंडलायुक्त और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन एस राजलिंगम जी हैं। राजलिंगम साहब, क्या व्यवस्था आपने की है काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन में कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? सावन के दृष्टिगत पिछले सावन की तरह इस बार भी जो बैठकें सभी संबंधित विभागों के साथ जो करते थे हम लोग, वो मीटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जो मंदिर के अंदर की बैरिकेडिंग और भीड़ जो सोमवार को जो बढ़ती है हम लोगों का, तो उसके दृष्टिगत जो चारों तरफ हम लोग गली
में भी बैरिकेडिंग और इसके अलावा साफ सफाई व्यवस्था ये गलियों में भी और मंदिर प्रांगण के अंदर भी उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था उसके भी पर्याप्त इंतजाम कर लिया। इसके अलावा पीए सिस्टम भी लगी रहेगी ताकि कंट्रोल रूम में बैठते हुए हम किसी भी सेक्टर को हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा सेक्टर और जोन के रूप में वो विभाजित है और उसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और मंदिर के भी लोग उसमें ड्यूटी में रहे। सावन में हम लोग जो व्यवस्था करते हैं वो कावड़ियों के लिए ही करते हैं। उस दिन नॉर्मल दर्शनार्थी भी उसमें क्योंकि अपने आप कम हो जाते हैं, तो व्यवस्था उन्हीं के लिए रहेगी। इसलिए अगर मार्कंडेय महादेव की बात करें, जो आने का और जाने का भी रास्ता अलग अलग करते हैं, जो सामान्यतः उस मंदिर में नहीं रहता है क्योंकि वो मंदिर छोटा है। सो एक साइड से आना और दूसरे साइड से आने के लिए सो इस तरह की जो भी श्रद्धालु भी आते हैं और जो हमारे कांवड़ियों भी जो आते हैं वो सीधे ले जाके अपना जल चढ़ा सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु आएंगे हम लगभग सोमवार को 10 लाख भीड़ के हिसाब से हम प्रबंधन किए। सोमवार का विशेष महत्व होता है सावन में और उस दिन प्रशासन ने 10 लाख मानकर चल रहे हैं कि इतने श्रद्धालु और कांवड़िए आएंगे जिनके लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही अलग अलग द्वार बनाए गए हैं जिससे वो प्रवेश कर सकें और निकलने की भी अलग द्वार से व्यवस्था रहेगी। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव की आराधना की और विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने हवन भी किया। सावन के पहले दिन शिव भक्तों में कैसा उत्साह है, उन्हीं से सुन लेते हैं। बहुत ही पूजा करते हैं। यहाँ पे भीड़ उमड़ चुकी है पूरी और लोग जल चढ़ा रहे हैं भगवान को, भोलेनाथ को खुश कर रहे हैं। भगवान को वैसे तो भोलेनाथ को सिर्फ जल ही प्रिय है, उनको उनका नाम ही भोले है, उनको जल ही दे वो खुश हो जाते हैं। लेकिन लोग अपनी श्रद्धा के लिए वो कमल का फूल, सफ़ेद फूल, बाकी चीज़ें अर्पित करते हैं। सावन मास इस साल बहुत अच्छा पड़ा हुआ है और सावन मास का प्रारंभ हो चुका है। आज पहला दिन था, तभी देखिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम यहाँ के मुख्य पुजारी जो शंभू गिरी हैं उनके हम लड़के हैं। यहाँ पर जो है आने जाने वालों की संख्या लगभग बराबर जो है बनी रहती है। भीड़ आती है, भीड़ चली जाती है। फिर सोमवार की जो बात रह गई, सोमवार को जो है 50,000 से ऊपर जनता यहाँ जल चढ़ाती है। इसमें ऐसी मान्यता है कि यहाँ दक्ष मंदिर में दूध, दही, घी, बेलपत्र जल चढ़ा दे, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बढ़िया हुए, भगवान की कृपा इतनी रही कि हर बार जब भी श्रावण मास आता है हमें तो कोई तकलीफ होती नहीं और बढ़िया शुरू से दर्शन होते हैं, बहुत अच्छे। भाई उठ गए थे 4 बजे भगवान के दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाया भगवान जी को, बेलपत्र चढ़ाई, आशीर्वाद लिया उनसे। बहुत पवित्र महीना है ये, सबको आना चाहिए जल्दी उठ के। सावन के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और इसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। भोलेनाथ की भक्ति में डूबे कांवड़ यात्री सावन के पहले दिन हरिद्वार से पवित्र यात्रा के लिए निकल चुके हैं। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा जल भरा और अपने गंतव्य को रवाना हुए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना विशेष लाभकारी माना जाता है। वहीं प्रयागराज में कांवड़ियां दशाश्वमेध घाट से पवित्र स्थान तक पवित्र जल एकत्रित कर रही हैं। प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट बोल बम के जयकारों से गूंज रहा है। उल्लास और श्रद्धा के साथ कांवड़िए दशाश्वमेध घाट से पवित्र जल भर रहे हैं। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर का पौराणिक महत्व है और साथ ही धर्म ग्रंथों में भी ये मिलता है। कहा जाता है कि सृष्टि का पहला यज्ञ इसी दशाश्वमेध घाट पर स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। यही वजह है कि यहाँ पर कांवड़िए जल लेने के लिए आते हैं। सुरेश शर्मा जुड़ चुकी है गाजियाबाद से, हमारी संवाददाता। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, आइए सुरेश से ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुरेश, अगर बात करें शिव भक्ति की आस्था और उत्साह का प्रतीक है कांवड़ यात्रा, जिसका आरंभ हो चुका है और लाखों श्रद्धालु हर बारी की तरह कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। और आज अगर बात करें जहाँ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, कितना उत्साह शिव भक्तों में नजर आ रहा है और अगर कोई कांवड़ यात्रा की शुरुआत कर रहा है तो किन सावधानियों को बरतने की भी ज़रूरत है?
जी भावना, बम बम बोले, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरे वर्ष इन सावन के महीने का इंतजार किया जाता है और बेहद खास है ये सावन के महीने शिव भक्तों के लिए, खासकर उनके लिए जो कांवड़ उठाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की मान्यताएं होती हैं, बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन साथ ही सबसे पहले आपको सावधानी बताएं, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम दूधेश्वर महादेव के मंदिर में हैं और अभी इस वक्त आप देख रहे हैं उत्साह बना हुआ है श्रद्धालुओं में, धीरे धीरे आ रहे हैं मंदिर के प्रांगण में। और इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर आकर भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता है तो वो बेहद प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये स्वयंभू भी हैं, यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हैं महादेव। और ये तब हुए थे जब यहाँ की जो गया, आज से कई साल पहले पुरानी बात है, यहाँ पर मान्यता है कि गायों का दूध अपने आप निकल आता था और जब खुदाई की गई तो यहाँ ये दूधेश्वर महादेव यहाँ पर प्रकट हुए, स्वयंभू भी कहे जाते हैं। तो आज के दिन यहाँ बेहद, आज से लेकर के पूरे महीने भर यहाँ पर पूजाएं शुरू हो जाएंगी और महादेव हैं, कहते हैं कि देव भी पूजते हैं और दानव भी जिनके पूजा करते हैं वो महादेव होते हैं। और आज से जो कांवड़ यात्रा की आप बात कर रही हैं, जी हाँ बिल्कुल शुरू हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर दिल्ली की बात करें या गाजियाबाद की बात करें कि पूरी तैयारी है, किस तरीके से जो रूट डाइवर्जन किया गया है वो भी है। साथ ही कांवड़ यात्रियों के लिए भी जगह जगह पर पानी की व्यवस्था और पंडाल लगाए गए हैं कि उनको भी ये ध्यान रखते हुए कि भीड़ की उन्हें कोई परेशानी ना हो। और क्योंकि उमस का भी मौसम है तो कहा जा रहा है कि आप बीच बीच में उनको जल की व्यवस्था कराई जाए, उनको पानी मिलता रहे, उन्हें परेशानी ना हो, बीच में उनके विश्राम करने की भी व्यवस्था है। और जैसे कि मान्यता है कि कांवड़ नीचे नहीं रखते हैं, कांवड़ को ऊपर ही हाथ में पकड़ा जाता है, तो उसके लिए भी जगह जगह पर कांवड़ के लिए स्टैंड लगाए गए हैं कि पूरी तरीके से उनकी स्वच्छता और पवित्रता का भी ध्यान रखा गया है कि कांवड़ यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो। और साथ ही साथ जो आम जन है, जो जनता चल रही है सड़क पर, उसको भी कोई व्यवधान ना हो, इसकी भी ध्यान रखा गया है। तो प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं पूरे महीने। और सावन का महीना कहा जाए तो भोलेनाथ की आराधना और खासकर महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। भावना, आज आप सुन रहे होंगे पीछे से आपको जयकारे महादेव के सुनाई दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ भजन कीर्तन भी चल रहा है। पहला सोमवार आने वाला है 2 दिन बाद, तो एक अलग ही जोश और उत्साह महिलाओं में दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखिए, अब से थोड़ी ही देर के लिए, क्योंकि विश्राम के लिए पट को कुछ क्षण के लिए बंद किया गया है, तो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ही ये पट खुलेगा और महादेव के दर्शन किए जाएंगे। कहाँ से आई हैं आप? यही पास से, क्या लग रहा है? पास से आई है। आज से सावन शुरू हो रहा है, एक बार जोर से देखिए, बच्चे भी आए हैं, एक बार जोर से महादेव के लिए बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए अभी क्योंकि कुछ देर के लिए पट बंद किए गए हैं, प्रातःकाल 4 बजे से पट खोले गए थे, अभी कुछ देर के लिए बंद किए गए हैं, तो सारे श्रद्धालु प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। हर हर महादेव का जयकारा उनके अधरों पर और दिल में आस्था है महादेव के दर्शन पाने की। और कहा भी गया है कि शंकर हैं जो लोगों के कष्ट हरते हैं, समस्त सृष्टि का विष अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सबको अमृत का पान कराते हैं। बिल्कुल, पूरा माहौल इस समय भक्तिमय हुआ है। हर हर महादेव और कंकर कंकर शंकर के जयकारे लगाए जा रहे हैं। सुरेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। सावन महीने में इस दौरान भगवान शिव के भक्त अपने कांवड़ में हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख से गंगाजल भरकर लाते हैं और उससे भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ना ही सिर्फ जल लाने की परंपरा, यह है एक जज्बा जो शिव तक पहुंचाता है, हर कदम, हर सांस, हर तपस्या के साथ। कहते हैं कि सतयुग में रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया था। तभी से शुरू हुई ये परंपरा, पवित्र गंगा जल को लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा। आज लाखों शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, गौमुख जैसे तीर्थों से गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों के शिवालयों में चढ़ाते हैं। हजारों की संख्या में कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, बस एक ही मंत्र के साथ, बोल बम, हर हर महादेव।
तेज धूप हो या बारिश, कंधे पर झूलती कांवड़, मन में शिव का नाम और हर पग पर त्याग का संकल्प। न कोई जूता न आराम, सिर्फ एक आस्था जो हर थकान को हर लेती है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं इस कांवड़ यात्रा में। वर्ष 2024 में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए शामिल हुए। 278 विश्राम शिविर लगाए गए, 25,000 पुलिसकर्मी तैनात हुए, 1200 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की गई, 200 से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात रहीं, 400 किलोमीटर से ज्यादा कांवड़ पथ सुरक्षित किया गया और तो और 10,000 से अधिक सफाई कर्मी हर दिन सेवा में लगे रहे। सरकार, प्रशासन और समाज हर कोई सेवा भाव से जुड़ा। कभी कोई राहगीर को पानी पिलाता है तो कहीं कोई कांवड़िया दूसरे को सहारा देता है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये समाज के शिवमय हो जाने की प्रक्रिया है। कांवड़ सिर्फ जल नहीं लाती, वो साथ लाती है श्रद्धा, समर्पण और शिव से मिलने की चाह। जब शिव बुलाते हैं तो पांव नहीं, आस्था चलती है। हर हर महादेव। मेरठ के सदर बाजार में हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक कांवड़ तैयार किया गया है। इस ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ को बनाने में हिंदू और मुस्लिम कारीगरों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कांवड़ में पुलवामा अटैक के पीड़ितों को दर्शाया गया है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के साहस को भी प्रदर्शित किया गया है। पहले बिल्डोयर वाली कांवड़ बनाई थी, वो हमारी काफ़ी फेमस रही थी, तो इसे दिमाग में रख के थोड़ा भी जो पहलगांव में हादसा हुआ था उसे सोचकर हमने आइडिया हमारे प्लान में इसमें हमने राइफल लगाए हैं और तोप लगाई हैं और बाकी ये लड़की है जो धर्म पूछ के, हाँ जी, धर्म पूछ के उन्होंने कहा था मोदी को बताना, ये संदेश दिया है। ये कांवड़ हमने ही बनाई है, सबने मिलके, ये हमारी सारी टीम खड़ी है। ये आपसी भाईचारे की मिसाल इसमें हमने पेश करी है। इसमें मैंने पीछे का पिलरों का काम करा। सरकार की जो एक मुहिम रही ऑपरेशन सिंदूर की, और उन्होंने इतनी जल्दी 4 दिन के अंदर इस ऑपरेशन को कंप्लीट करा, उसी से हमने प्रेरणा लेकर हमने ये कावड़ तैयार करी है और सबने मिलकर वैसे एक हिंदू मुस्लिम के सौहार्द के अनुसार हमने इस कावड़ को तैयार करा है। सब बच्चे भी लगते हैं और सब बड़े भी इस कावड़ को बनाने में वो करते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आए हैं और ये हमारे साथ सेवा में लगते हैं। जो कावड़ के लिए जो तैयार कर रहे हैं ये सब सामान, सबसे बड़ी बात यह कि मस्जिद के सामने, और जो चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइट की हो, पानी की हो, या हमारे सहयोग मुसलमान हिंदू मिल करके इसको तैयार करते हैं। और मैं जो देख रहा हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर है, इस ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने जो दुश्मनों को धूल चटाया है, लोगों को याद दिलाने के लिए कि हमने उस ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ हमारे देश के नौजवान, जो भविष्य हमारे देश के, वो इस चीज़ों को लेकर के एक अपने अंदर वो ताकत और हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं कि अगर कभी देश को ज़रूरत पड़े तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर हम एक आवाज़ पर खड़े हो जाए और दुश्मनों को धूल चटाने का काम करें। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट, क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। सीबीआई ने यूएई से नारकोटिक्स केस में आरोपी कुब्बा वाला मुस्तफा को भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीआई के मुताबिक अबू धाबी की इंटरपोल टीम के साथ मिलकर आरोपी कुब्बा वाला मुस्तफा को भारत वापस लाया गया।
कुब्बावाला मुस्तफा मुंबई पुलिस का वांछित आरोपी है। मुंबई पुलिस की 4 सदस्यीय टीम 7 जुलाई को यूएई गई थी, जो आज कुब्बावाला मुस्तफा को लेकर मुंबई पहुंचे। कुब्बावाला पर विदेश में रहते हुए सांगली में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चलाने का आरोप है। इस फैक्ट्री से कुल 126.141 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 2.522 करोड़ रुपए है। कुब्बावाला मुस्तफा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के अनुरोध पर 25 नवंबर 2024 को इस मामले में इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी करवाया था। हरियाणा के गुरुग्राम में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की उसके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। 25 वर्षीय राधिका गुरुग्राम के सुशांत लोग फेज 2 में अपने माता पिता के साथ रहती थीं और अपने टेनिस अकेडमी भी चला रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राधिका द्वारा टेनिस अकेडमी चलाने को लेकर उसके पिता नाराज थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने लाइसेंसी हथियार से गोलियां चलाकर राधिका की हत्या कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर भी पुलिस ने बरामद कर ली है। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हुई हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया है कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। देश के दक्षिण राज्य केरल में निपाह वायरस के 2 मामलों के संपर्क में आए 499 व्यक्तियों की पहचान की गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार मलप्पुरम में 203, कोझिकोड में 116, पलक्कड़ में 178 और एर्नाकुलम में 2 लोग संपर्क सूची में हैं। जानकारी के मुताबिक मलप्पुरम की 18 वर्षीय लड़की की संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। वहीं पलक्कड़ जिले में एक 38 वर्षीय महिला का इलाज फिलहाल चल रहा है। बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नियुक्त राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया बल ने सदस्यों सहित केंद्रीय टीम ने उत्तरी जिलों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्रीय दल हालात का जायजा लेकर राज्य सरकार के साथ मिलकर निवारक प्रयासों का समन्वय कर रहा है। भारत के शुभांशु शुक्ला और अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS से पृथ्वी पर लौटने की संभावना है। यह जानकारी नासा और एक्सियोम स्पेस की ओर से दी गई है। नासा की ओर से एक्सियोम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और कहा गया है कि उस मिशन को अनडॉक यानी अलग करना होगा और इसका मौजूदा लक्ष्य 14 जुलाई है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत 25 जून को भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ पोलैंड के स्लावोस अजान्स्की, विज़नेवेस्की, हंगरी के टिबोर कापू और अमेरिका के पेगी वियर्टसन मौजूद हैं। भारतीय तटरक्षक बल के ने निकोबार द्वीप समूह से लगभग 53 मील दक्षिण में अमेरिकी ध्वज वाले नौकायन पोत सी एंजल में फंसे 2 अमेरिकी नागरिकों को बचाया है। चेन्नई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से संकट की सूचना प्राप्त होने पर ICG जहाज राजवीर को तैनात किया गया। नौका में फंसे अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। यह घटना एक बार फिर भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तेजी से जारी है। पुनरीक्षण अभियान के तहत कल शाम 6 बजे तक 66.16% गणना प्रपत्र एकत्रित किए जा चुके हैं। मतदाताओं के पास प्रपत्र जमा करने के लिए अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बीते 24 जून को SIR निर्देश जारी किए जाने के बाद 16 दिनों में 5,22,44,000 गणना पत्र एकत्रित किए जा चुके हैं। SIR प्रक्रिया की शुरुआत से पिछले 16 दिन की अवधि के दौरान 7.9 करोड़ फॉर्म मुद्रित किए गए हैं और लगभग 98% फॉर्म उन मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं जिनके नाम SIR आदेश की तिथि तक मतदाता सूची में थे। मुंबई में यातायात के लिहाज से बेहद अहम कर्नाक ब्रिज अब नए अवतार में सामने आने जा रहा है। 154 साल पुराने और असुरक्षित घोषित किए गए इस पुल को ध्वस्त करने के बाद महानगर पालिका ने इसे नए सिरे से बनाया है। यह नया पुल अब सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, जिसे भारत के हाल ही में सफलतापूर्वक किए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई में इस नए पुल का उद्घाटन किया। मुंबई में सिंदूर ब्रिज, ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी को समर्पित मुंबई का नया ब्रिज। सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा मुंबई का कर्नाक ब्रिज। दक्षिण मुंबई के लिए राहत की बड़ी सौगात, तकनीकी रूप से मजबूत और भव्य निर्माण। नए सिंदूर ब्रिज पर हेरिटेज का भी रखा गया ध्यान। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बनाए गए कर्नाक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया है, जो कि भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। इस ब्रिज का निर्माण 154 साल पुराने पुल की जगह किया गया है। इसकी शुरुआत से रोजाना लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 342 मीटर है। इसे बृहन मुंबई महानगर पालिका और भारतीय रेलवे की मदद से बनाया गया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मस्जिद बंदर के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण सड़क पुल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में इस नए पुल का उद्घाटन किया। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया, कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया। इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा। ये पुल पीडी मेलो रोड को मोहम्मद अली रोड से जोड़ेगा। इसके निर्माण के बाद मस्जिद स्टेशन में पूरब और पश्चिम की ओर जाने के लिए लगने वाले समय को भी कम किया जा सकेगा। फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के लोगों का स्वाभिमान जगा रही है और गुलामी की निशानी को खत्म किया जा रहा है। इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज से ये पुल जाना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है, क्योंकि पहली बार भारत ने अपनी ताकत को दिखाया है और पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादियों के अड्डे और उनके एयर बेसेस उसको समाप्त करने का काम भारत ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि स्वतंत्रता के अमृत काल में गुलामी की निशानियों को मिटाकर हम अपनी निशानियों को प्रस्थापित करें। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि आज का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा दुनिया भर में हुई थी और देश में इस वक्त इस ऑपरेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार भी औपनिवेशिक जो पहचान थी उसको हटाने का काम तेजी से कर रही है और सबसे इसका ताजा उदाहरण है ये ब्रिज, जिसका कि आज इनॉग्रेट किया गया है, जिसे मस्जिद बंदर में CST के पास शायद पहला ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो कि महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में शुरू किया गया है। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत के टॉप AI स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा मौका है। क्या है वो मौका, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी।
LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत के टॉप AI स्टार्टअप्स के लिए बड़ा मौका आया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भाषा सेतु नाम से एक नया चैलेंज लॉन्च किया है। इसका मकसद है 12 भारतीय भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन, वॉइस लोकलाइजेशन और टेक्स्ट से वीडियो ऑडियो जनरेशन जैसे टूल्स तैयार करवाना। इसमें प्रतिभा करने के लिए स्टार्टअप्स को सिर्फ 7 मिनट का लाइव डेमो वीडियो देना होगा, जिसमें टेक डिटेल्स, आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस दिखाना होगा। डेमो वीडियो के लिए 22 जुलाई आखिरी तारीख है। जीतने वाले स्टार्टअप्स को सरकारी मेंटरशिप, वर्कस्पेस और वेवेक्स एक्सेलरेटर में जगह मिलेगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी कि PMFME उत्तर प्रदेश के लोगों को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। PMFME केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना और इसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना उत्तर प्रदेश की जनपद फतेहपुर में छोटे फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए कारगर साबित हो रही है, जिसमें सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना के लिए लाभार्थी को सीधे 35% तक का आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। जनपद फतेहपुर में जो है बहुत ही अच्छे जो है इसकी प्रगति बहुत अच्छी है। अब तक जो है विगत जो इसकी 3-4 साल में ये करीब 551 यूनिटें हैं स्थापित हुई हैं और इतने ही लोग इसमें जो है जो सीधे इसमें लाभान्वित है 551। और अगर आप प्रत्यक्ष रूप में देखें तो करीब करीब पर यूनिट में 10 से 15 सहयोगात्मक रूप में जो कर्मचारी होते हैं वो लाभ जो है प्राप्त किए हैं। जनपद फतेहपुर में 551 इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसमें लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार की तलाश में गांव से बड़े शहरों को पलायन करने वाले किसानों और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के जरिए फतेहपुर जिले में हजारों बेरोजगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। हमको यहाँ कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ ये मसाला फैक्ट्री खुल गई है। इसके जरिए से हमको घर चलाने में मतलब बहुत मदद मिलती है। इससे हमारा काफ़ी हेल्प होती है और यहाँ पर हर प्रकार का मसाला बनता है। अपने परिवार चलाने में मदद मिलती है। लाभार्थी नितेश कुमार साहू ने बताया कि PMFME योजना के तहत 45 लाख रुपए का बैंक ऋण लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया है, जहां हल्दी, धनिया, मिर्च, काला नमक, बिरयानी मसाला, चिकन मसाला जैसे 114 तरह के फूड प्रोडक्ट बनाकर बिक्री की जाती है। इन उत्पादों की बिक्री जनपद फतेहपुर के अलावा आसपास के 1 दर्जन से अधिक जनपदों में की जाती है। इस उद्योग के शुरू हो जाने से 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को रोजगार भी मिला है। पहले ये अपना व्यवसाय छोटे स्तर पर करते थे और पूंजी के अभाव के कारण इसको बढ़ा नहीं पा रहे थे, लेकिन सरकार की योजना का सहारा लेकर बड़ी यूनिट स्थापित करना संभव हो पाया है। ये कार्य मैं लगभग 20 से 23 साल से मैं कर रहा हूँ, छोटे स्तर से कर रहा था और अब मैं इसको जो है PMFME के अंतर्गत आकर के इसका योजना को मुझे प्राप्त हुआ है और उसके माध्यम से मैंने काम को थोड़ा सा स्तर और बढ़ाया है, जिसकी वजह से मेरे कई जिलों में कार्य और तेज़ी से चलने लगा है। गौरतलब है कि PMFME केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना और इसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान बहुत तेज बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 7 दिनों के दौरान गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर हैं और भूस्खलन के चलते सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में हालात गंभीर बने रहने की आशंका है। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए 650 से ज्यादा जेसीबी मशीनें तैनात की हैं, जबकि केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत राज्य को 455 करोड़ रुपए की मदद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे व्यापार में अवरोध और कनाडा के पलटवार का जवाब बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कनाडा ने अमेरिकी आयात पर कोई जवाबी टैरिफ लगाया तो अमेरिका उस वृद्धि को भी 35% के ऊपर जोड़कर वसूल करेगा। ट्रंप ने अपने आधिकारिक पत्र में साफ कहा है कि कनाडा अमेरिका में फेंटेनिल जैसे खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई रोकने में नाकाम रहा है। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए गंभीर खतरा बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब समय आ गया है जब अमेरिका को अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत स्टेट डिपार्टमेंट में व्यापक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय जल्द ही उन कर्मचारियों को नोटिस भेजना शुरू करेगा जिनकी नौकरियां कटौती की इस योजना से प्रभावित होंगी। स्टेट डिपार्टमेंट के उप सचिव माइकल रीगस ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा कि पुनर्गठन के अंतिम चरण में जाने से पहले प्रभावित कर्मचारियों को सूचित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है, जिनमें विदेशी सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ये प्रक्रिया तेजी से लागू की जा रही है, जिससे अमेरिका के राजनयिक तंत्र में बड़ा स्तर में बदलाव संभव है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज मलेशिया में मुलाकात करने वाले हैं। ये दोनों देशों की शीर्ष अधिकारियों की पहली प्रत्यक्ष बैठक होगी और संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच संभावित शिखर वार्ता की भूमिका तैयार कर सकती है। दोनों देशों ने हाल के महीनों में व्यापार समझौतों और तकनीकी प्रतिबंधों में नरमी के संकेत भी दिए हैं, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि एपेक समिट या बीजिंग में शी ट्रंप बैठक की राह बन सकती है। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति की सख्त आर्थिक नीतियों के बीच वहां की संसद ने पेंशन बढ़ाने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। सेनेट में 52 सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 4 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे लाखों अर्जेंटीना वासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि राष्ट्रपति ने इस फैसले पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे वीटो करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर वीटो को पलटा गया तो सरकार इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ब्राजील से होने वाले सभी आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद साओ पालो में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका और अमेरिकी झंडे को भी जलाया। चीन के बाद अमेरिका ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन कॉफी, संतरे का रस, चीनी, बीफ और एथेनॉल के एक प्रमुख कृषि निर्यातक के रूप में ब्राजील की भूमिका को देखते हुए यह टैरिफ अमेरिका में भी नुकसान पहुंचा सकता है और खाद्य कीमतों को प्रभावित भी कर सकता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी खेल जगत से, आप कहीं मत जाइएगा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए।
बढ़िया है। आप आइए बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। खेल की खबरों का रुख करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाकर 251 रन बना लिए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। नीतीश रेड्डी ने 13वें ओवर में इंग्लैंड को दोहरा झटका दिया। बेन डकेट 23 रन बनाकर नीतीश का शिकार बने। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने जैक क्राउली को भी चलता किया। टीम इंडिया को तीसरे विकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। रविंद्र जडेजा ने 49वें ओवर में ऑली पोप को 44 के स्कोर पर आउट किया। हैरी ब्रूक जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट 99 और बेन स्टोक्स 39 रन बनाकर नाबाद थे। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत चोटग्रस्त हो गए। इंग्लैंड की पारी के 35वें ओवर में ऋषभ पंत की उंगली में चोट लग गई। ऋषभ पंत के चोटग्रस्त होने के बाद सब्स्टिट्यूट विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की। विंबलडन में आज पुरुष एकल सेमीफाइनल खेले जाना है। पहले सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज का सामना टेलर फ्रिट्ज से होगा। टेलर फ्रिट्ज पहली बार विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। फ्रिट्ज एंडी रॉडिक के बाद कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष टेनिस खिलाड़ी बनने की कोशिश में हैं। इससे पहले ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ 2 बार आमने सामने हुए हैं, जहां अल्कराज ने बाजी मारी थी। अल्कराज 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन है और उनकी नज़र खिताबी हैट्रिक पर है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके और 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर आमने सामने होंगे। जोकोविच की उम्र 38 साल है, वहीं उनके सामने 23 साल के सिनर होंगे। दोनों के बीच हुए मुकाबले में सिनर 5-4 से आगे हैं। दोनों के बीच हुए पिछले 4 मुकाबले में सिनर ने बाजी मारी है। अमांडा अनीसिमोवा ने पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बना ली है। अनीसिमोवा ने सेमीफाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी अरीना साबालेंका को 6-4, 4-6, 6-4 से मात दी। इस जीत के साथ अनीसिमोवा का साबालेंका का जीत हार का रिकॉर्ड 6-3 का हो गया है। अनीसिमोवा कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली तीसरी अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी बनने की कोशिश में जुटी हैं। इससे पहले अमेरिका की मेडिसन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन और कोको गॉफ फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं। ईगा श्वांतेक ने अपने पहले विंबलडन फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में ईगा श्वांतेक ने बेलिंडा बेंसिच को 6-2, 6-0 से मात दी। क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट ईगा इससे पहले कभी विंबलडन में क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं गई थी। 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ईगा श्वांतेक का सामना फाइनल में अनीसिमोवा के साथ होगा। चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा और नीदरलैंड्स के सैम बर्बीक ने विंबलडन का मिश्रित युगल खिताब जीत लिया है। इन दोनों खिलाड़ियों का ये साथ मिलकर जीता गया पहला खिताब है। फाइनल में कैटरीना सैम की जोड़ी ने ब्रिटेन के जो सेलिसबरी और ब्राजील के लुइसा स्टीफेनी को 7-6, 7-6 से मात दी। सिनियाकोवा का ये पहला मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले वे 10 बार महिला युगल ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है। वहीं वर्बीक ने कोई भी ग्रैंड स्लैम खिताब पहली बार जीता है। एथलीट कास्तर सेमनिया को बड़ी राहत मिली है। ग्रैंड स्लैम ऑफ द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने माना है कि स्विस फेडरल ट्राइब्यूनल में सेमेनिया की अपील उचित तरीके से नहीं सुनी गई। 800 मीटर में 2 बार की ओलंपिक चैंपियन सेमेनिया लंबे समय से टेस्टोस्टेरोन लेवल से जुड़े नियमों को चुनौती दे रही हैं। इस फैसले से ये नियम तो नहीं बदलेंगे, लेकिन सेमेनिया अपने कानूनी लड़ाई को जारी रख सकेंगी। ये केस फिर से स्विस कोर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट केस के पास जाएगा। इससे पहले सेमेनिया इस मामले में 2019 में कैस में और 2020 में स्विस सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई थी। लंबे वक्त से अटके जैसलमेर भाबर रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए रेल मंत्रालय ने सर्वे की स्वीकृति दे दी है। थार के रेगिस्तान का जुड़ाव रेल मार्ग से अब गुजरात के रास्ते दक्षिणी भारत से होगा। प्रोजेक्ट का सीधा फायदा राजस्थान के पर्यटन को मिलेगा। राजस्थान में बिछेगी 380 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन। डीपीआर और सर्वे के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत। जैसलमेर बाड़मेर सांचौर भाबर रेल मार्ग क्षेत्रवासियों की मांग। रेल मंत्री वैष्णव ने मांग को गंभीरता से लेते हुए परियोजना को दी स्वीकृति। परियोजना से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत। राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को मिलेगी मजबूती।
राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, भाबर रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 380 किलोमीटर लंबे रूट की डीपीआर और सर्वे के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई है और इस अहम स्वीकृति के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। ये परियोजना लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही है। रेल मंत्री वैष्णव ने मांग को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। 9.5 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा हुई है। सर्वे का काम शुरू हो गया है और इसकी सर्वे जो फिजिबिलिटी सर्वे है वो काम अभी टेंडर हो गया, चल रहा है और आने वाले समय में नेक्स्ट बजट के अंदर इसकी बजट घोषणा होने की भी पूरी संभावना है और आशा करते हैं कि वर्षों पुराना मुद्दा है, उसके ऊपर अपने को सफलता मिलेगी। रेलवे द्वारा सर्वे के लिए स्वीकृति देने से ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति देगा। जैसलमेर भाबर रेल लाइन भारत के पश्चिमी सीमावर्ती इलाके को देश के औद्योगिक, व्यापारिक और सामरिक केंद्रों से भी जोड़ेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को और मजबूती मिलेगी। बहुत बड़ा काम है कि रामगढ़ तक जुड़ना मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी है कि वहां से जैसलमेर तक तो 950 करोड़ रुपए का सर्वे का काम हो रहा है, लेकिन साथ में 50 लाख का मेरे सोनू से होते हुए रामगढ़ तक जुड़ा है, इसलिए मेरे इस पूरे सेक्टर को भी बहुत बड़ी खुशी आज हो रही है। ये भारतीय सेना के लिए भी सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही मजबूती होगी। बड़ी संख्या में जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर क्षेत्र के लोग देश भर में व्यवसाय कर रहे हैं। उनके लिए ये रेल लाइन वरदान साबित होगी। साथ ही राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय के लिए भी ये रेल लाइन वरदान साबित होने जा रही है, क्योंकि जैसलमेर भाबर लाइन के माध्यम से गुजरात के रास्ते दक्षिण भारत से भी जुड़ जाएगा। जैसलमेर भाबर ये हमारे शहर की बहुत बड़ी मांग थी और इसके ऊपर स्वीकृति मिलना मतलब जैसलमेर के लिए ये बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो जैसलमेर से भाबर जब ये रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुलभ और हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये रोजगार का माध्यम उपलब्ध हो जाएगा। इससे इस परियोजना से किसानों को अपनी फसल को बड़ी मंडियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों, व्यापारियों व उद्यमियों के लिए ये परियोजना रोजगार, शिक्षा व व्यापार के नए द्वार खोलेगी। जैसलमेर से डीडी न्यूज के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड काफी पीछे छूट गया है। झारखंड राष्ट्रीय औसत से करीब 26% पीछे है और नीचे से दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। झारखंड में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल। झारखंड में विकास की उल्टी चाल। नल जल योजना में नीचे से दूसरे स्थान पर झारखंड। भाजपा का आरोप, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी योजना। सत्ता पक्ष का तर्क, केंद्र से नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग। झारखंड में घर तक नल से जल का सपना नहीं हो पा रहा है पूरा। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर झारखंड में पानी फिरता दिख रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद नल से जल का इंतजार अब भी हजारों गांवों को है। कहा जा रहा है कि जल धारा को भ्रष्टाचार की दीमक घरों तक नहीं पहुंचने दे रहा, जिस कारण लोगों के हलक सूख रहे हैं। झारखंड में ताजा आंकड़ों को सही माने तो विकास की रफ्तार उल्टी है। यही कारण है कि झारखंड में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है और राज्य इसके क्रियान्वयन में नीचे से दूसरे स्थान पर है। इस परफॉर्मेंस पर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वो नीचे से दूसरे पायदान पे, तो झारखंड में नल जल योजना की स्थिति बदतर हो गई है। ये योजना ठेकेदारी की भेंट चढ़ गई। केंद्रीय मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में दिशा की बैठक के दौरान विकास योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास को लेकर गंभीर है, लेकिन झारखंड में काम करने की सुस्त और भ्रष्ट व्यवस्था बड़ी रुकावट है, जिससे जनता त्रस्त है। महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और लगातार दिशा की बैठक में भी इस मामला को हम उठाए हैं और उसके वजह से जांच भी हुई और जांच के क्रम में ये पाया गया
कि बहुत ही बदतर स्थिति है। केंद्रीय मंत्री की बातों में दम दिखता है, क्योंकि झारखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति तकरीबन 55% है, जो देश के औसत प्रगति से करीब 26% कम है। भाजपा इस योजना को लेकर काफी समय से मुखर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि इस योजना में लूट खसोट की वजह से झारखंड पिछड़ रहा है। केंद्र सरकार योजनाओं में झारखंड को पूरा मदद करती है, जल मिशन में भी पूरा मदद किया, दूसरे राज्यों ने इस मदद को स्वीकार किया और आगे निकल गए। लेकिन अफसोस हमारी सोच नहीं बढ़ी और हर एक चीज में हमें भ्रष्टाचार ही दिखता है। और आज भी हम जो बॉटम के एक पायदान ऊपर होना, ये तो शर्मसार करने वाला वाकया है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्ता पक्ष की अपनी दलील है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य को केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं, वो योजनाएं पूरी तरह से धरातल पर योगदान नहीं मिलने की वजह से नहीं उतर पा रहा है। जहां तक लगातार बीजेपी के लोग इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी ताकि घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक झारखंड जैसे राज्यों में यह काम अधूरा है। झारखंड में हर घर नल जल योजना अमृत के समान है, जहां की भौगोलिक स्थिति काफी जटिल है। पहाड़ों और वनों से आच्छादित दुर्गम इलाकों में जल संकट अभी भी आम बात है। इसके बावजूद राज्य में इस योजना की तस्वीर अधूरी और असंतुलित है, जो तंत्र की असंवेदनशीलता को उजागर कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।